दीनदयाल जी मेरा एक आप सब यहाँ पे मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बैंकर्स हैं, आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड बैंकर्स फाइनेंशियल। तो मेरा एक पुराना एसोसिएशन है, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं 84 में एनरोल हुआ था सीए में, और सीए फाइनल ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप करने के बाद फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हो गई और मेरा सेकंड ग्रुप रह गया। एनी हाउ, सो आई डोंट नो, आई एम 3/4 सीए और वट एवर, और आई एम नॉट, बट यस। सो मैं आज आप लोगों के बीच में आके एक दूसरी ही फीलिंग, दोनों तरह की मिक्स फीलिंग है कि मैं आप ही लोगों के बीच था, मगर कहीं छूट गया था, आज दोबारा फिर आ गया आपके पास। और साथ में मेरा जो अधूरा रह गया था वो काम मेरी बेटी ने अभी शुरू कर रखा है, तो वो 5 दिसंबर से उसका सीए फाइनल का पेपर है, दोनों ग्रुप का। इंटरमीडिएट पिछले 1 साल किया था, ENY में टैक्सेशन में वो कर रही हैं। और ये तो मेरा आपसे जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है। पार्टी में मुझे 30 जुलाई 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद मंत्रियों के रोज़ ऑफिस में बैठने की एक व्यवस्था हुई। अटल जी के टाइम में भी हुई थी, तो वो लास्ट में 6 महीने चली थी 2004 में, 7 महीने। और अभी आते ही 30 जुलाई 2014 से ये सेशन चालू हो गया, जिसको वेंकैया नायडू ने, उस समय मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लीडर थे उन्होंने, और श्री JP नड्डा जी ने, जिनका आज जन्मदिन भी है, और उन्होंने शुरू किया सहयोग का। और तब से मैं ये काम देखता आ रहा हूँ, और इसको आज 7 साल और 2 महीने हो गए। तो मैं यही कहता हूँ कि एक मेरा और एक मोदी जी का प्रमोशन नहीं हुआ है 7 साल से। हम ही 2 लोग हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, बाकी सबकी सीट बदल गई है। मुझे समझ में आता है कि सीट पे जिम्मेवारियाँ कैसी होंगी, और मैं भी अपनी छोटी सी सीट पे बैठ के देखता हूँ। तो रोज़ एक मंत्री का आना होता है, और एक मंत्री जो आते हैं वो पूरी कैबिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कार्यकर्ता उस दिन मिलने आया हुआ है तो वो वेट नहीं कर सकता कि रेलवे मिनिस्टर कब आएंगे। तो जो मिनिस्टर आया है वो पूरी कैबिनेट के पेपर्स लेके, समस्याएं लेके जाता है। ये मूलतः कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है। और बट जो हमारे प्रांगण में बीजेपी कार्यालय हेड ऑफिस में अगर कोई आ गया तो हम उसको मान लेते हैं कि हमारे तो 11 करोड़ मेंबर हैं, तो ये ढूंढना मुश्किल है। तो हम मान लेते हैं कि अगर वो हमारी 70 सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर तक आया है तो हमारा कार्यकर्ता ही होगा। और पब्लिक की भी समस्याएं उसमें, हम उसमें छांटते नहीं किसी को कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ऐसी पहली व्यवस्थाएं थी कि आप बताएं कि यही लोग आएंगे, पहले से वो नाम लिखाएं। तो हमने भी एक इंक्लूज़न रखा है कि अगर वो 3 बजे आता है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री है, हम किसी को रोकते नहीं हैं, और वो कोई भी आदमी हो। क्योंकि मुझे जब ये जिम्मेदारी दी गई तो केवल इतना ही बताया था कि मंत्री जी आएंगे, आपको उनसे मिलवाना है। मगर ये इसमें थोड़ा डिज़ाइन मैंने निकाला भाजपा के संस्कारों से कि सबका इंक्लूज़न होना है। हाँ, कोई कभी कभी शोर मचाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये कार्यकर्ताओं का है, आप बाहर जा सकते हैं। अगर आप शोर मचा रहे हैं इसका मतलब आप कार्यकर्ता नहीं हैं। तो वो कभी साल में एक बार ऐसा होता है, मगर 7 साल से सरस रूप से बिना किसी नॉइज़ के ये चल रहा है, और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मंत्रियों को भी यहाँ आने में आनंद आता है। और एक मंत्री का 3 महीने में एक बार नंबर आता है, तो 2 घंटे के लिए उनको भी ऐसा समय की उनकी रहती है। और बहुत सारे अनुभव मुझे इसमें आए, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, मगर एक दूसरा अनुभव है जो इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी है जो आपको भी जान के बहुत आश्चर्य होगा, आपने भी महसूस किया होगा, मगर मैं रोज़ महसूस करता हूँ। 40-50% लोगों को, जो गरीब हैं, जिनको कहीं एंट्री नहीं मिलती, वही हमारे यहाँ आते पहले ऑफिस कार्यालय में। बाकी तो जो जान पहचान वाले हैं, दीनदयाल जी हैं, वित्त मंत्री जी के यहाँ फ़ोन करेंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, चले जाएंगे। मगर जो इंक्लूसिव नहीं है, जिनको MP के यहाँ भी जाने में दिक्कत आती है, ऐसे लोग मेरे यहाँ से हैं। और मैंने ये देखा है कि हमारा जनमानस
30-40% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी समस्याओं का भी नहीं पता होता। ये कमाल की चीज़ है, वो समस्या लेके आता है। और कुछ लोग, एक समस्या है, वो 10 साल पहले कभी रिटायर हुआ, उसको कुछ पेंशन नहीं मिला या कोई भी व्यवस्था है, वो 10 साल से वही कागज़ लेके घूम रहा है। समस्याएं उसकी आइडेंटिटी हो जाती हैं, उसकी लाइफ जीने का माध्यम हो गया है समस्या, उस समस्या को लेके वो घूम रहा है। ये बहुत अजीब अजीब चीज़ें अनुभव में आती हैं। कभी समय मिला तो उसको मैं कहीं लिपिबद्ध या लिखने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अनोखा अनुभव है। आप सबसे बड़े मंत्री साथ में होते हैं और बिल्कुल ही निश्चित नीचे कार्यकर्ता, जिसको कई बार भोजन करा के भेजना पड़ता है, ऐसे लोग जिन्होंने सुबह से भोजन नहीं किया, ऐसे भी लोग आते हैं। तो एक अजीब सा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रोज़ मुझे पूरा भारत महसूस करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा काम मिला है और मैं इससे काफ़ी मन से इसको करने की कोशिश करता हूँ। और जो हमारे आज जिस विषय के लिए हम यहाँ आए हैं, मेरा जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है और इससे जुड़े लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, मगर आप अगर 2015 में अगर हम अभी जाएं और वहाँ खड़े हों जब मोदी जी जस्ट जीत के आए थे और उन्होंने बहुत तेज़ी से जनधन योजना की बैंक अकाउंट खोलने की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज वो सामान्य बात लगती है, मगर उस समय वो सबसे बड़ा इवेंट था। और बैंक अकाउंट खोलना और सारी जो चीज़ हुआ वो सब आपने देखा, और कैसे बैंक अकाउंट खुले, कुछ लोग नहीं खुलवाते थे, वो बाद में उन्होंने खोला। और ये बात तब समझ में आई जब 2020 में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जो साल भर का सिलसिला रहा, वो बैंक अकाउंट ने, मेरा अपना अनुभव है, लाखों लोगों की जान बचाई। वो जो खुला था जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ, आज कोई एनआरआई है वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र अपने गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप में कर सकता है। वो जो लास्ट मैन कनेक्टिविटी बैंकिंग की हुई, पैसा पहुंचने का माध्यम हुआ वो लॉकडाउन में, उसका कहीं दुनिया में कोई जोड़, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा बड़ा इवेंट है जिसने इतनी जानें बचाई हैं और इतने घर बर्बाद होने से बचे हैं जिसका हमको यहाँ बैठ के कल्पना नहीं हो सकती। गांव के लोग जब आते हैं और गांव में जब जाके मैं उनसे मिलता हूँ और वो खुशी से कहता है मेरा 1000 आ गया, मेरा 1000 नहीं आया, 2000 आ गया, और वो सारी चीज़ें इतनी, उसका लास्ट मैन कनेक्टिविटी जो बैंकिंग की हुई, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा सरकार को इसकी बधाई देता हूँ कि उन्होंने, और ये उनका विज़न था कि उन्होंने आते ही उसको शुरू किया। नहीं तो यूपी के चुनाव थे, उसके बाद भी कर सकते थे, कई चीज़ें, बड़ी चीज़ें बाद में आराम से कर सकते थे। और वो आज किसको मालूम था ये कोरोना आएगा, और उसकी जो लाभ लोगों का हुआ वो अपने आप में बहुत माइलस्टोन है। निगेटिविटी या आगे उसकी क्या प्रोग्रेस होनी है वो अपने आप में एक विषय है। कोरोना के इस काल में इस प्लेटफॉर्म का और इस डिस्कशन का कितना अहम मुद्दा है और कितना अहम ये विषय है, ये हम सब के लिए, और आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सब अपना समय निकाल कर इस अहम मुद्दे पे यहाँ एकत्रित। ये नॉर्मल बैंकिंग मैटर का विषय नहीं है। ये जो कोरोना काल अभी चल रहा है और भी पता नहीं अभी फिर नया क्या होने वाला है, मगर उसकी वजह से गांव-गांव में, और जो एक तरह से हमारा माइग्रेशन जो गाँव से शुरू हुआ है 1990 से और शहरों की तरफ, और आज जो माइग्रेटरी लेबर है वो जब गांव में आता जाता, और उसकी सारी व्यवस्थाएं जब बैंकिंग से हो जाती हैं, आज उसके परिवार को लोन नहीं लेना पड़ता अपने मुखिया से या किसी ज़मींदार से, और उसको वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो यहाँ दिल्ली में रह के आपकी गाड़ी चला सकता है, लिफ्ट मैन का काम कर सकता है, और उसको वहाँ पैसा उसकी पत्नी को वहाँ मिल जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे ये लगता है। और ख़ासकर इस कोरोना में जब सब लोग लॉकडाउन थे, एक और इंक्लूज़न हुआ है जो इस मैटर में नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग, जितनी पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं, हमारे कहते हैं स्टॉक मार्केट डीप नहीं है, मगर अगर अर्बन पॉपुलेशन को लें
तो स्टॉक मार्केट केवल अर्बन पॉपुलेशन को, विलेज पॉपुलेशन अगर छोड़ दें तो इस कोरोना काल में मुझे लगता है कि अर्बन मार्केट्स काफ़ी डीप हुई हैं और लोगों का उसमें इंक्लूज़न काफ़ी बढ़ा है। एक चीज़ है कि हमारी जो गवर्नमेंट बैंकिंग है, हमने जब रिफॉर्म किया, हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था है कि हम उसी सेटअप में सोशलिज्म भी चला लेते हैं, उसी सेटअप में कैपिटलिज्म भी चला लेते हैं। हमने 91 में इकोनॉमी रिफॉर्म किया और लैंड रिफॉर्म 2014 में आ रहा है। ये जो हमारे लैग्स होते हैं, और ये लैग जो टाइम लैग्स हैं, पूरा पैकेज एक साथ रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, उस पैकेज रिफॉर्म्स की वजह से समस्याएं आती हैं और वो हमने अनुभव किया है लोगों के साथ। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पार्ट है, ऐसा नहीं है हम उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, मगर उस सारे पार्ट को कम्प्रीहेंसिव एक जगह डिज़ाइन करके विद इन 1 ईयर हम उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो सारा हमें एक साथ लॉन्च कर देना चाहिए, इंस्टीड ऑफ पीसमील 6 महीने 7 महीने में हम अलग अलग सेक्टर को इंक्लूड करते रहते हैं। हमारे रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक अब हो चुके हैं, मगर अब जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में देखेंगे तो लास्ट मैन जो लास्ट मैन कनेक्ट करता है वहाँ सीट पे बैठा है, वो अगर अभी मेरा पर्सनल अनुभव आया, मेरी माताजी का जो गवर्नर थी गोवा की, 2020 के नवंबर में उनका देहांत हुआ। उनकी एक एफडी थी जिसमें नॉमिनी नहीं था, और उसके लिए अगर वो उस दिन उस बैंक में नेगी जी नहीं है तो वो फाइल आगे, वो कागज़ नहीं लेते दूसरा कोई। वहीं एक प्राइवेट बैंक है जहाँ पे हर सीट पे एक रोटेशन है और कोई भी आदमी किसी भी सीट पे काम कर सकता है। अब वो गवर्नमेंट बैंक्स में रिलायबिलिटी है तो लोग ज़्यादा, तो पुअर लोग और जो भी हैं वो सब वहीं जाते हैं, मगर वो जो लास्ट मैन कनेक्टेड बैठा है, इज़ नॉट कंप्यूटर, वो अपनी प्रमोशन से वहाँ बैठा है और चूँकि वही फाइल डील कर रहा है तो वो उसको वहाँ, मैंने देखा, मैं फाइनेंशियल प्रोफेशन से होते हुए भी मेरे को दिक्कत आई और अभी दिक्कत अभी भी खड़ी है। तो हमारा हम लैग करते हैं। जैसे मैंने कहा लैंड रिफॉर्म बाद 2014 में आता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में होता है, तो 14 और 9 23 साल के बाद रिफॉर्म्स आते हैं। तो हम किसी सेक्टर में अगर दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो आज भी अब जिस यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और इतने विद्वान लोग बैठे हैं और दीनदयाल जी हैं, तो हम सब मिलके एक डिज़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी कमी है तो वो एक ही पैकेज के साथ हम उसको पूरा इंक्लूसिव नेक्स्ट कंपार्टमेंट हमारा उस मतलब कम्प्रिहेंसिव पैकेज हो। ये नहीं कि पीसमील हम उसको करेक्ट करते जा रहे हैं, वो पीसमील करेक्शन से कई सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है और उसको हम फिर बाद में डिफाइन नहीं कर सकते। मगर मुझे ये आपको, आई एम वेरी प्राउड कि इस सरकार का वो हिस्सा हूँ जिसने डिजिटाइजेशन इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा अगर बल दिया है तो इस सरकार के हिस्से में वो बल आया है और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मुस्तैदी से इस चीज़ को बल दिया उन्होंने। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो NRIs हैं, मेरा भाई US में है, अगर वो मेरे गांव में कुछ पेमेंट करना चाहता है तो वो बहुत ईज़िली वहाँ तक किसी को भी पेमेंट कर देता है, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कि तुम दे देना पैसे। अगर वो गांव में किसी हमारे लेबर है की हुई है तो ये बहुत ही अनोखी, और हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हम थोड़े निगेटिव ज़रूर होते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, मगर गलतियाँ निकालें हम और सब लोग बैठे हैं तो उसमें क्या कमी रह गई वो निकालना ज़रूरी है, मगर इस उल्लास के साथ कि हमने बहुत अच्छा अचीव किया है, इसको भी हम अपने मन में रखें। और मेरा आपसे यही है कि हम जिस नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं डिजिटाइजेशन के, वो जो भी है वो कम्प्रिहेंसिव हो। आज हमारे स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर है वो US के डाउ और S&P से भी ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर हमारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट NSE का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। मगर वही आप गवर्नमेंट बैंक में पहुंच जाएं और वो ऑनलाइन लगी है तो वहाँ फिर हम लैग कर रहे हैं, तो हमारा वो फिर एक हिस्सा हमेशा छूटता चला जाता है और जो ऐसा लगता है कि ये जिसको सुविधाएं मिल गई वो तो कंफर्टेबल है, जो दूसरी लाइन में खड़ा है वो अनकंफर्टेबल है। तो हमारा एक कम्प्रिहेंसिव विकास हो। जो सॉफ्टवेयर अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है तो वही सॉफ्टवेयर और वही डिजिटाइजेशन का वही उतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम गांव-गांव तक दे सकते हैं। तो मैचिंग होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ भी हम खड़े हैं,
मैं अगर ICICI डायरेक्ट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वहाँ मेरा जितना कंफर्ट है उतना ही मेरा कंफर्ट FD के बिना नॉमिनेशन वाले पेपर को ठीक करने में भी आना चाहिए। सो ये ट्रेडिंग का, और आपको बहुत बधाई। और मुझे लगता है एक बात मैं इकोनॉमिक्स पे जो मेरा टेक है मैं कहना चाहूँगा, आज तक हिंदुस्तान की जो अपनी संपदा है, हर देश की अपनी एक ताकत होती है, और मेरा मानना है कि इस देश की ताकत ये है कि इसका 56%, 56% लैंड एरेबल लैंड है, भूमि खेती योग्य भूमि है जहां हम खेती कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो देश आता है वो शायद ब्राज़ील है या अमेरिका है, उनका 26% है, और बाकी सब उससे कम है। तो हमारी ताकत क्या हुई? हमारी खेती की ज़मीन जो है हमारी ताकत है। कहीं हमारी प्लानिंग में कुछ कमी रह गई, हम पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप हरिद्वार तक चले जाइए, सब खेती वाली ज़मीन पे हमने। तो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हो रहा है और बर्ड सेंचुरी है, वो मैटर नहीं है, हमारा वेल्थ जा रहा है। इतनी ज़मीन, जितना मयूर विहार की इंद्रपुरम की ज़मीन है, उतनी ज़मीन को दुबई में खेती योग्य बनाने में अरबों रुपए लग जाएंगे। तो वी आर लूजिंग आवर वेल्थ। तो मैं कहीं जो मुझे विचार आया कि अपना वेल्थ छोड़ के और मैं दूसरी चीज़ों के लिए, और अपना वो अर्बनाइजेशन जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्लानिंग में कहीं हमारा जो ताकत थी वो हम वी आर लूजिंग आवर वेल्थ समवेयर डाउन द लाइन इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, बट दैट प्रोग्रेस हैज़ टू बी डिफाइंड. This Delhi is capital of, it is meant for per capita 40 lakh people, hospital, this is police, and the roads, per capita hospital, per capita schools. This is Delhi is, I'm not talking NCR, Delhi is meant for only 40 lakhs, right? With the right kind of thing. And we are here 2 crore 50 lakhs something. So in this room, this is made for 100 people and 600 people come here, what will happen to the country? So there somewhere with the urbanization, our urbanization has become like jungleization. This is not urbanization what we are living today. We are comfortable here, you just go outside. So this is the next phase, we have to go somewhere. This was my point. And in the whole world, because our 56% land is arable land, so our wealth is agriculture, land, the produce, and the mineral, and the fisheries. That is our wealth. Factory is not our wealth. Factory is not our, like we are not number one in that. Mines are our one. One beautiful thing, that's why for last 1500 years all foreign investors have been coming for this wealth, nothing else. And this wealth, this cotton, this silk, this mineral makes all the world going. So they have been coming for this, not for some other reason. This diamond and whatever we have except the oil. So what my point is, because of this corona, for 1 year, whole year, this were all shut down. और आपने देखा कि नदियों के पानी अच्छे हो गए, हिमालय दिखने लगा, तो वो मजाक नहीं है। और मुझे इस कोरोना से निकलने के बाद एक बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारा लैंड और हमारी नदियाँ और हमारा एनवायरनमेंट 3 गुना रिवाइव हो गया है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। और उसमें जो हमारा, और 3 महीना जब उसकी माइनिंग नहीं होती है, 3 महीना जब सरप्लस काम बाहर नहीं जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हमारे लैंड की हुई है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा, ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में। बट जब हमको एक लॉकडाउन की वजह से हमारा एक वेल्थ क्रिएशन हुआ है, हमारी इम्यूनिटी लैंड की बढ़ी है, और हमको उससे पूरा आगे वाले आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग सब में आपको एक वेल्थ क्रिएट हुआ है और उसका हमें फ़ायदा होगा। और आई एम नॉट ए प्रेडिक्टर, बट आई somehow also associated with the stock market, that will see you next 2 years, that we already have doubled, and one more double is going to come. So that is because the immunity, that is not because of our some infrastructure development or some, we have produced something in the factory, that development is coming. That coming because of the inherent wealth of the Indian, intrinsic
wealth of the Indian economy, that is agriculture, mining and everything. So we will all prosper for next 2 years, but we have to, when I say, we have to channelize that prosperity in a good way, where we can put our foothold in the world map of the economics. So I think this digitization will also help there. Somehow we can channelize that. So all the best, and we are having a good time here because of digitization after Corona, and the next 2 years is also going to have a very wonderful time in the stock market and the economy and the real estate also. All the best.